एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने एक गांव से निकलकर अपनी योग्यता को सबके सामने पहुंचाया। गरीबी अवस्था से निकलकर शिक्षा अध्ययन करने के बाद जिला शिक्षाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा साहित्यिक अभिरुचि भी इनकी गहरी है। परिवार में संतों का आना जाना और वहाँ से इनकी साहित्य यात्रा का आरंभ होना ये दर्शाता है कि शिक्षा के साथ साथ साहित्य सृजन में भी इनकी गहरी अभिरुचि है। ऐसी शख्सियतें चंद्र प्रकाश मेघवाल साहब। चंद्र प्रकाश जी से इनके जीवन परिचय व व्यवसाय से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही साहित्य चर्चा भी इनसे करेंगे। आइए बात करते हैं चंद्र प्रकाश मेघवाल साहब से। मेघवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेघवाल साहब, सबसे पहले तो दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। दर्शक सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मेघवाल है। मैंने ग्रामीण परिवेश में 12 जिले के अटू तहसील में एक छोटे से गांव गंदोलिया में जन्म लिया है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1963 को हुआ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो गरीब किसान परिवार है। मेरे पिताजी थोड़ी सी जमीन से हमें पालते पोसते थे। कुल मिलाकर के जीवन का प्रारंभ ही गरीबी में, अभाव में और संघर्ष में हुआ। जीवन में काफी संघर्ष झेले। उन संघर्षों से गुजरते हुए ऐसी अनुभूतियां हुई कि जीवन में बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे पिताजी संत प्रवृत्ति के थे, कबीर के अनुयायी थे। उनके पास साधु संत आया करते थे, तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके कारण हम लोगों में भी संस्कार और प्रेम की भावना जागृत हुई और इस प्रकार जीवन एक पूरी तन्मयता से शांतिपूर्वक अपनी रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ा। मेघवाल साहब, आपने जब सरकारी सेवा में थे और एक शिक्षक रहते हुए जिला शिक्षा अधिकारी तक आप पहुंचे, ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं। जो आपके समय जो ग्रामीण विद्यालयों की जो व्यवस्थाएं थी वह सुचारू रूप से एक गतिमान थी। समय बदला लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन भी आए। तो कैसा उस समय आप ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों को अग्रणी में रखते थे? तत्कालीन समय में हमारे जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय थे उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। यहाँ तक कि हमें बैठने के लिए टाट पट्टी तक उपलब्ध नहीं होती थी जी। लेकिन समय की करवट ने एक नई दिशा ली और गांव का विकास हुआ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय भी हमारे जो भामाशाह थे उनके सहयोग से तत्कालीन समय के विद्यालयों का भौतिक विकास होता था।
मैं छोटे छोटे संसाधन ग्राम पंचायत से, सरपंच साहब से, वार्ड मेंबर साहब से उपलब्ध हो जाया करते थे। और उन संसाधनों से हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक साथी विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालित करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय के साथ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। आज वर्तमान में हमारे विद्यालयों की दशा काफी अच्छी है, सरकार की पहल भी है इसके पीछे, और हमारे भामाशाहों का हाथ भी है। अब बहुत सारे भामाशाह इस क्षेत्र में आ चुके हैं। मैं मेरी खुद की बात करूं कि मैं जब रामगंज मंडी में लेक्चरर बन के गया, उस समय वहां के विद्यालय में वहां के भामाशाहों का उल्लेखनीय योगदान रहा। जी और मेरे कार्यकाल में वहां काफी कक्षों का निर्माण हुआ। हम भी सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत अपनी आहुति देते थे। और इसी क्रम में मेरा जब प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन हुआ सन 2009 में, जी तो रानपुर में मैं लगा। रानपुर में एक ही स्कूल में 12 साल तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और 12 साल में मैंने वहां भामाशाहों के सहयोग से 90 लाख के काम करवाए, बहुत सुंदर। जिसमें 20-25 लाख के कामों में तो हमने आधारभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, फर्नीचर इत्यादि बच्चों को मुहैया करवाए। मुझे खुद को याद है कि बिजली, जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो बिजली नहीं थी। बिजली विभाग से खंभे लाने में मैं अग्रणी रहा। एक मेरा लेक्चरर साथी था श्री रमेश चंद नागर, और मैंने खंभे कंधे पे टोक टोक करके स्कूल में पहुंचाए। और विद्यालय के प्रति एक समर्पण की भावना थी। कारण क्योंकि वहां जो बालक अध्ययन कर रहे थे वो गरीब वर्ग के थे, अभावग्रस्त और पीड़ित, दलित, शोषित वर्ग के बच्चे थे। तो संवेदनशील होने के कारण हृदय में उनके प्रति काफी करुणा की भावना थी। जी तो उनको संसाधन जुटाने में मैंने अपने आप को काफी समर्पित कर दिया। और उस विद्यालय का कायाकल्प करके आया हूँ। जब मेरा जिला शिक्षा अधिकारी पर पदोन्नति हुई, उस समय उसका कायाकल्प करके मैं और वहां से पदोन्नति लेकर के आया हूँ। जी चंद्रप्रकाश मेघवाल साहब, वास्तव में सही बात है कि आज स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, बदल रहा है। मतलब उस समय, यानी पहले नामांकन बहुत कम हुआ करते थे। आज नामांकन की होड़ सी लग गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ऐसे विद्यार्थी निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन भी किया है जिले में। तो ये संभव कैसे हो पाया था? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार के द्वारा संसाधन मुहैया तो कराए ही गए, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी सेलेक्ट होकर के आ रही है वो काफी प्रतिभावान है, उसमें योग्यता है। केवल उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि आपका सही लीडरशिप रही, प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की जो लीडरशिप होती है, उस लीडरशिप में अध्यापक काम करते हैं। और यदि लीडरशिप बढ़िया है तो एक टीम वर्क काम करती है और उसमें अच्छी प्रतिभाओं का निर्माण होता है। मैं मेरे विद्यालय की बात करूं, रानपुर में मेरे पास एक ऐसी टीम थी कि मेरे जाने के पहले वहां के परीक्षा परिणाम काफी न्यून रहा करते थे, लेकिन मेरे कार्यकाल में परीक्षा परिणामों में वृद्धि हुई। कई बच्चे मेरिट से थोड़े से चूके, यानी 90-95% तक उन्होंने प्राप्त किए। और विशेष बात यह रही कि जो मेरी टीम थी, उस टीम में ऐसे होनहार शिक्षक थे कि उनको आपस में ये लगता था कि कक्षा में सर ये मेरी क्लास नहीं छोड़ रहा। मेरे पास शिकायत आती थी, अमुक अध्यापक, तो सर आप जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाने दो। तो मैं बाहर जाकर के खड़ा होता था, फिर वो गुरुजी बाहर आते थे और वो जाते थे। तो एक लगन और समर्पण की भावना थी। इसी के परिणाम स्वरूप आज ऐसी प्रतिभाओं का
सृजन हो रहा है, ऐसी प्रतिमाएं निखर करके आ रही है। और मेरे विद्यालय में जब मैंने ज्वाइन किया तो केवल 200 विद्यार्थी थे, लेकिन मैंने परीक्षा परिणाम दिए और एक एनएमएम परीक्षा होती है, जी नेशनल मेरिट मींस कम परीक्षा, जी जी। उसमें मेरे प्रयासों से और विद्यालय टीम के प्रयासों से 50 बच्चे आज भी वहां स्कॉलरशिप ले रहे हैं। बहुत सुंदर। और प्रवेश के लिए फोन आया करते थे, हमारे शिक्षक कहते थे सब एडमिशन मत दो, कहाँ बिठाओगे। मैंने कहा ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको प्रवेश तो देना पड़ेगा। तो मैं उन शिक्षकों को मना करके प्रवेश देता था। बहुत सुंदर बात। सीपी मेघवाल साहब, ये तो रही आपकी जो कार्य प्रणाली जो थी आपके जो शिक्षा काल की। अब मैं आता हूँ आपके साहित्यिक सृजन की ओर। ये साहित्य सृजन का लगाव कब से हुआ? साथियों, जब मैं हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस समय मेरे पिताजी के पास काफी संत महात्मा आते थे। जी और उसी समय कबीर दर्शन को पढ़ने का अवसर मिला। जी और हमारे गुरुजी ने किताब लिखी भजनों की, तो मुझे उसकी समीक्षा करने के लिए उपलब्ध करवाया गया। मैंने उसमें समीक्षा लिखी और उसी समय से साहित्य के प्रति थोड़ी सी रुचि जागृत हो गई। हालांकि कैसी समीक्षा लिखी ये मैं नहीं बता सकता, जी लेकिन मैंने एक प्रयास किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं कोटा आना चाहता था, पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया कि मैंने मेरी आंखों से देखा है गांवों में किस प्रकार गरीब वर्ग के बच्चे, शोषित वर्ग के बच्चे अभाव में पलते हैं। ट्यूशन के पैसे नहीं होते, फीस के पैसे नहीं होते, ट्यूशन कर नहीं सकते। बड़े आदमियों के बच्चे ट्यूशन करके आगे बढ़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा गरीबी तो बहुत बड़ा अभिशाप है। उसको मैंने एक चुनौती के रूप में लिया और चुनौती के रूप में स्वीकार करके, और मैं पिताजी के विरोध के बावजूद कोटा आ गया। क्योंकि मैंने कबीर को पढ़ा तो एक थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव हो गया, जी और विद्रोही स्वभाव होने के कारण मैं कोटा आ गया। कोटा आने पर यहाँ मुझे मेरे परिवार में मेरे मौसी के लड़के हैं जयलाल जी वर्मा, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ट्यूशन दिलवाई। मैं जी ट्यूशन करके पढ़ा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के अप टू एमए तक। और मैंने जो है 10th और 12th गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय अटरू से टॉप की है। बचपन में ही प्रतिभावान छात्र रहा हूँ। कारण क्योंकि टॉप होने के बाद मेरे मन के अंदर भी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई, जी और इन महत्वाकांक्षाओं ने काफी दुखी किया मुझे बहुत। कारण क्योंकि वो महत्वाकांक्षाएं जागृत नहीं होती तो मैं कोटा भी नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा जागृत होगी कि तुम फर्स्ट क्लास हो, टॉपर हो, तो तुम और आगे जा सकते हो। किसी ने बताया कि तुम कॉलेज में व्याख्याता बन सकते हो, तो मैंने सोचा मैंने कॉलेज में व्याख्याता ही बनूंगा। तो ऐसा सोच करके और कोटा अध्ययन किया, और उस अध्ययन में काफी संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि संघर्ष का मूल कारण ये भी था कि मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी, और जब मैं बीए फाइनल में था तब गांव में गोना प्रथा प्रचलित है, जी जी तो पत्नी भी मेरे साथ थी। अब सपत्नीक मैंने एमबीए किया, हाँ, बीएड किया, और इसके बाद वहाँ हिंदी साहित्य विषय था मेरा। हिंदी साहित्य विषय होने के कारण साहित्य के प्रति एक रुचि, अभिरुचि जागृत हो गई। और विशेष बात यह है कि मेरे भाई साहब दशहरा मेले में कवि सम्मेलन सुनने के लिए ले जाया करते थे। जी कवि सम्मेलन में जो कविताएं सुनने को मिली तत्कालीन समय में, निर्भया ऋषि, सोम ठाकुर,
जगदीश जी सोलंकी और भी अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त कवियों की कविताएं सुनने का अवसर मिला, तो मन में कुछ लिखने की भावना जागृत हो गई। और विशेष बात इसमें ये कहते हैं ना कि कहीं से यदि राह मिल जाए तो और कुछ सहयोग मिल जाता है। मैं रामपुरा में रहता था, भारतेंदु समिति वहां संस्था चला करती थी, जी उसमें कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी, उनमें जाने का अवसर मिला, तो मेरे अंदर की जो काव्य प्रतिभा है वो भी प्रस्फुटित हो गई जी और मैं काव्य सृजन करने लगा। जी। मेघवाल साहब, प्रथम प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में प्रथम प्रेरणा स्रोत मैं मेरे भाई साहब को ही मानूंगा, जयलाल जी वर्मा को, जी जिनके सहयोग से मुझे कोटा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी और इसके साथ ही साथ मेरे गुरुजन, जिसमें हिंदी के प्राध्यापक थे प्रोफेसर हरिनारायण जी गौतम और प्रोफेसर रेवड़ीलाल जी। जी हरिनारायण जी गौतम इस प्रकार से काव्य का अध्यापन करवाते थे कि हम तन्मय हो जाते थे। इन्हीं के साथ एक गुरुजन और थे हमारे, प्रोफेसर टीसी गुप्ता साहब। जी उन्होंने भी काव्य के प्रति हमारी रुचि को इतना जागृत किया कि हमारे मन में ये भावना जागृत हो गई वहीं कि कविता लिखना चाहिए। और फिर विशेष बात यह रही कि मेरा जन्म पीड़ा में हुआ, अभाव में हुआ, संघर्षों में हुआ। तो हमारे साहित्य में कहा जाता है कि कविता का जन्म ही पीड़ा में हुआ है। बिल्कुल। हमारे सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, आंखों से फूट कर चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्या बात। ये उस समय लिखा है इन्होंने जब क्रोच वध के दृश्य को देख करके हमारे आदि कवि वाल्मीकि का दृश्य हृदय द्रवित भूत हो उठा और उनके मुख से श्लोक निकल पड़ा और रामचरितमानस की रचना हो गई। तो कविता का जन्म पीड़ा से हुआ है। मैंने खुद ने पीड़ा देखी है और मैंने हमारे समाज, हमारे देश, हमारे वर्ग में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को देखा, तो मेरे मन में भी पीड़ा जागृत हुई। वास्तव में मैं मानता हूं कि कवि को समाज के दीनहीन, दलित और पीड़ित वर्ग में जो पीड़ा है उसको अपनी लेखनी में उबारना चाहिए, उसका चित्रण करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। मेघवाल साहब, कोई रचना हो आपकी, सुनाएं आप दर्शकों। जीवन काल में लिखी हुई कविताओं को एकत्र कर और उसको प्रकाशित करने का मानस बनाया है। बहुत सुंदर बात है। नंद किशोर जी की चाहत थी कि भाई साहब आप काफी अच्छा लिखते हो और आप जो है ये सारा संग्रह जो आज तक आपने सर्जन किया है उसको एकत्र करो और उसको छपवाते हैं। जी तो इसी दौरान मैंने कुछ अभी 2-4 महीने में प्रयास करके एक पांडुलिपि तैयार की जो मेरे हाथ में ही है। बहुत सुंदर। और मैंने रचनाएं लिखी है। जी मेरी रचनाएं ज्यादातर जीवन के संघर्ष, जीवन की पीड़ा, गरीबी, अभाव, हमारे देश की समस्याएं, इन पर है। और मैं मानता हूं कि एक साहित्यकार को जीवन का यथार्थ चित्रण करना चाहिए, क्योंकि गांव में आज भी बिल्कुल दुर्दशा है, गरीबी है और आज भी काफी हमारे बच्चे उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। कई प्रतिभाएं कुंठित हो जाती है। मेरी प्रतिभा भी कुंठित होते होते बची है। यदि मैं संघर्ष नहीं करता तो शायद मेरी प्रतिभा भी कुंठित हो जाती। तो मैंने कविता के बारे में लिखा है कि कविता किसको लिखना चाहिए और कविता कौन लिख सकता है। कविता का शीर्षक है कविता का मर्म। जी। और मैंने ये कविता का मर्म जो है इसलिए लिखी है कि सामान्यतः हमारे साहित्यकार कविताएं लिखते हैं लेकिन उनकी कविताओं में श्रृंगार, हास्य और इतर कई विषय आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन में कौन कविता लिख सकता है और कविता लिखने के लिए काबिलियत चाहिए, अनुभूतियां चाहिए,
कविता का मर्म उसके समझ में होना चाहिए। मैं आपके सामने जी एक सुना कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सुना कविता का शीर्षक है कविता का मर्म। जी जीवन का जो मर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जीवन का जो मर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जीवन का जो धर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जीवन का जो धर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जीवन का जो कर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जिसने पीड़ा को भोगा हो जीवन पथ पर चलने पर, जिसने पीड़ा को भोगा हो जीवन पथ पर चलने पर, जिसने गरल पान किया हो परिस्थितियों से घिर जाने पर, जिसने गरल पान किया हो परिस्थितियों से घिर जाने पर, जिसके दिल में हो खुटी हो चक्रव्यूह में फंसने पर, जिसके दिल में हो खुटी वो चक्रव्यूह में फंसने पर, वह कविता का बना पुजारी उबड़ खाबड़ रस्तों में, वह कविता का बना पुजारी उबड़ खाबड़ रस्तों में, वह कविता का वंदन करता पर पीड़ा जो हरता है, वह कविता का वंदन करता पर पीड़ा जो हरता है। जीवन का जो मर्म समझता वह कविता लिख सकता है। जीवन का जो मर्म समझता वह कविता लिख सकता है। कविता लिखना खेल नहीं है नन्हे नन्हे बच्चों का, कविता लिखना खेल नहीं है नन्हे नन्हे बच्चों का, कविता लिखना मेल नहीं है निष्ठुर मन से जीने का। जब कविता अंगड़ाई लेती तब अरुणाई जग जाती, जिसके उर में भाव उठे हो रातों की नींद चली जाती। कविता करने वाला जग में कफन बांध कर जीता है, कविता करने वाला जग में कफन बांध कर जीता है। कविता करने वाला जग में तलवारों पर चलता है, कविता करने वाला जग में तलवारों पर चलता है। अपने घर को फूंक कर जो जीता वो कविता लिख सकता है। उस सहृदय को नमस्कार जो फिर भी कविता लिखता है, उस सहृदय को नमस्कार जो फिर भी कविता लिखता है। कविता लिखी वाल्मीकि ने क्रोध के घायल होने पर, कविता लिखी वाल्मीकि ने क्रोध के घायल होने पर, कविता लिखी कबीरा ने ढाई आखर का मर्म समझने पर, कविता लिखी कबीरा ने ढाई आखर का मर्म समझने पर, कविता लिखी है मीरा ने विष का प्याला पीने पर, कविता लिखी है मीरा ने विष का प्याला पीने पर। वर्तमान में कविता बिकती कुछ टुकड़ों के लालच में, वर्तमान में कविता बिकती कुछ टुकड़ों के लालच में, जनता के मनोरंजन में। वर्तमान में कविता बिकती जनता के मनोरंजन में, वर्तमान में कविता बिकती जनता के मनोरंजन में। हम कविता के बने परिंदे खुलकर कभी न उड़ पाए, हम कविता के बने परिंदे खुलकर कभी न उड़ पाए। दर्द में जीने वाले मन की व्यथा कथा नहीं लिख पाए, दर्द में जीने वाले मन की व्यथा कथा नहीं लिख पाए। जो बीता सो गुजर गया, जो बीता सो गुजर गया अब आने वाले कल का मान करो, जो बीता सो गुजर गया अब आने वाला कल का मान करो। तुम यथार्थ का चित्रण करके मानव का सम्मान करो, तुम यथार्थ का चित्रण करके मानव का सम्मान करो। बहुत सुंदर चंद्रप्रकाश जी, बहुत संघर्षमय कविता आपने, वास्तव में जो घटित होता है वही कविता लिख सकता है। आपने किन किन विधाओं में सृजन किया? काव्य सृजन तो मेरा रुचि का विषय है ही, जी लेकिन इसके अतिरिक्त मैं एमफिल के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में भी चला गया था जी और वहां मैंने एमफिल में प्रवेश ले लिया। एमफिल में प्रवेश लिया तो मेरा लघु शोध का विषय था हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाएं सामाजिक चेतना के संदर्भ में। उस पर मैं शोध कार्य कर रहा था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण मुझे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी और उस विषय को लेकर के मेरे मन में व्यंग्य लिखने की भावना जागृत हो गई। तो मैं व्यंग्य विधा पर भी लिखता हूँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ समीक्षा का जो मेरा स्वाद था वो मेरे गुरुजी की जो पुस्तक थी उसकी समीक्षा लिखने से ही जागृत हो गया था। उसके बाद यहाँ जब कोटा में आया तो तब से ही समीक्षाएं लिख रहा हूं। मैं रामायण मंडी में व्याख्याता था, तो एक बार वहां पाठक मंच पर हम काव्य पाठ करते थे, तो एक ज्वाला प्रसाद जी नाम के कवि थे जी। उन्होंने कहा कि यार मेघवाल साहब, आप एक पुस्तक देता हूं मैं, इस पर समीक्षा लिखो। तो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विजय जी जोशी की एक पुस्तक थी
जिस पर उनको पाठक मंच पे चर्चा करवानी थी और समीक्षा के लिए मुझे भी दी गई जी और अन्य कॉलेज के प्राध्यापकों को भी दी गई। तो विजय जोशी की जो पुस्तक थी कहानी संग्रह कैनवास के परे, जी उस कैनवास के परे पर मैंने वहां समीक्षा लिखी। तो वहाँ के जो पाठक मंच के हमारे श्रोतागण थे, दर्शकगण थे, उन्होंने काफी सराहा। वहां से मेरा उत्साहवर्धन हुआ और तब से ही मैं समीक्षाएं लिख रहा हूँ। अभी भाई नंदकिशोर ने उनकी किताब कैसे बुलाए उन्हें मुझे दी, मैंने उसकी समीक्षा भी लिखी। उनकी पत्नी की किताब थी फुर्सत के सबब, उस पर भी मैंने समीक्षा लिखी। और अभी एक कहानियों पर मैं समीक्षा लिख रहा हूँ, एक दो किताबें और भी मतलब समीक्षा का कार्य भी मेरा जारी है। जी। चंद्रप्रकाश मेघवाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने अपनी काव्य रचनाएं एकत्र कर ली और जल्दी इसे एक पुस्तक के रूप में सामने लाने का आपका विचार है, जी। कितनी कविताएं आपने इसमें संग्रहित की? मेरे पास लगभग 50 कविताएं हैं जी और पांडुलिपि में तैयार कर ली मैंने और बहुत ही जल्दी इसको अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग, सभी साथियों की दुआएं, शुभकामनाएं रही जी। तो मैं इसको प्रकाशित कराऊंगा। कोई कविता और कविताएं, सुनाए आप? बिल्कुल बिल्कुल कविताएं। एक कविता है मेरी, दिवाली के राम शीर्षक है। तुम मनाते हो हर वर्ष दिवाली, ये तो वही हुई है भाई जैसी परंपरा हमने डाली। राम के आने की खुशहाली, घर घर दीप जलाकर तुमने खूब पिलाई राम की प्याली। पर क्षण भर नहीं सोचा तुमने, पर क्षण भर नहीं सोचा तुमने, क्या है राम और क्या है दिवाली। बहुत सुंदर। राम खुशी के दीप जलाकर क्या सचमुच में खुशियां बांटी, राम खुशी के दीप जलाकर क्या सचमुच में खुशियां बांटी। कई घरों में दीप न जलते फिर उनकी कैसी दिवाली, कई घरों में दीप न जलते फिर उनकी कैसी दिवाली। केवल अपने घर में दीप जलाकर राम को कैसे खुश कर पाओगे, केवल अपने घर में दीप जलाकर राम को कैसे खुश कर पाओगे। वह राम जो जन जन का है, वह राम जो जन जन का है, उसको केवल अपने घर कैसे लाओगे। वो राम जो जन जन का है, उसको केवल अपने घर कैसे लाओगे। राजनीति की सौदेबाजी के चक्कर में, राजनीति की सौदेबाजी के चक्कर में राम को तुम कहां समझ पाओगे, राजनीति की सौदेबाजी के चक्कर में राम को तुम कहां समझ पाओगे। वो तो दीन दुखियों के दिल में बसता है, वो तो दीन दुखियों के दिल में बसता है। यदि राम को खुश करना है तो ये दिवाली का नाटक छोड़ो, यदि राम को खुश करना है तो ये दिवाली का नाटक छोड़ो। जाकर देखो गांव झोपड़ी वनवासी घर, जाकर देखो गांव झोपड़ी वनवासी घर, राम वहीं पर सोते होंगे, राम वहीं पर सोते होंगे। भूखे नंगे बच्चों के उर में राम सिसकियां लेते होंगे, भूखे नंगे बच्चों के उर में राम सिसकियां लेते होंगे। राम का उत्सव है दिवाली, राम का उत्सव है दिवाली, फिर तुम अकेले कैसे मनाते। जाकर देखो खेतों में, जाकर देखो खेतों में, वो राम वहीं पर अलग जगह था। जाकर देखो खेतों में, वो राम वहीं पर अलग जगह था। जहां कुदाली खेत खोदती राम वहीं पर प्रेम लुटाता, जहां कुदाली खेत खोदती राम वहीं पर प्रेम लुटाता। यदि दिवाली की खुशियां, यदि दिवाली की खुशियां तुम पाना चाहोगे, तुमको भी राम सा बनना होगा। यदि दिवाली की खुशियां तुम पाना चाहोगे, तुमको भी राम सा बनना होगा। सबरी के झूठे बेड़ जो खाने होंगे, सबरी के झूठे बेड़ जो खाने होंगे। वनवासी कोल किरातों को प्रेम से गले लगाना होगा, वनवासी कोल किरातों को प्रेम से गले लगाना होगा। तुमने सब मर्यादा तोड़ी, फिर कैसे राम और कैसी दिवाली। तुमने सब मर्यादा तोड़ी, फिर कैसे राम और कैसी दिवाली। राम को राम समझने हेतु राम सा त्यागी बनना होगा, राम को राम समझने हेतु राम सा त्यागी बनना होगा। दिवाली के राम से पहले अपने भीतर का राम समझना होगा, दिवाली के राम से पहले अपने भीतर का राम समझना होगा। भीतर का राम ही बाहर का राम है, भीतर का राम ही बाहर का राम है। उसको पाना है तो, भीतर का राम ही बाहर का राम है, उसको पाना है तो सबके बीच में जाना होगा,
सबके बीच में जाकर भाई सबको गले लगाना होगा, सबके बीच में जाकर भाई सबको गले लगाना होगा। जात पात और धर्म कर्म के सारे बंधन तोड़ने होंगे, जात पात और धर्म कर्म के सारे बंधन तोड़ने होंगे, तभी राम से मिल पाओगे, तभी राम से मिल पाओगे। उस दिन ही तुम अपने घर में राम खुशी की दिवाली यहाँ मना पाओगे, तभी तुम उस दिन से राम खुशी की दिवाली यहाँ मना पाओगे। बहुत सुंदर, क्या व्यंग्य है कविता में, बहुत आनंद आया। मेघवाल साहब, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि सेवा काल में साहित्य सृजन में हो तो दर्शकों से साझा करें। साहित्य सृजन में मैं यहाँ की कोटा की एक बहुत लोकप्रिय संस्था काव्य मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें मेरे साथी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी जो उस संस्था के संस्थापक है, उनके सानिध्य में हम साल में एक दो बार एकत्र होते हैं जी। और कई अच्छे अच्छे साहित्यकारों से मुलाकात होती है। उस मुलाकात में हमारे मन के अंदर भी ये उत्कंठा जागृत होती है कि हम भी इस कोटा की धरती पर साहित्य की ऐसी अलग जगह है कि इसका नाम भारत के मानचित्र पर उभर कर आए, तो हम सारे प्रयासरत हैं जी। और इसमें मैं भी जो मेरे से आहुति हो सकती है व्यंग्य लेखन में और समीक्षा लेखन में मैं देता हूँ, और कोशिश मेरी है कि यहाँ के जो कवि है, साहित्यकार है, कई मंच है, उन मंचों पर कविता सुनने का और साझा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, लेकिन जो लिखा जा रहा है वह जीवन के यथार्थ का चित्रण थोड़ा कम है। जी। जीवन के यथार्थ का चित्रण होना चाहिए, गांव की पीड़ा को इसमें उकेरना चाहिए साहित्यकारों को। तो कई बार हम चर्चा परिचर्चा भी करते हैं और कहते हैं कि भाई प्रेमचंद ने जैसे गोदान लिखा, उसी तरह से हमारे साहित्यकार भी जो है ऐसी कृतियों की रचना करें जो कालजयी हो और नए साहित्यकारों को प्रेरणा दे, नई पीढ़ी को प्रेरणा दे। ऐसे प्रयासों में हम तत्पर है और आगे भविष्य में भी और अच्छा सृजन करने का प्रयास करेंगे, अच्छी साहित्यकारों की टीम खड़ी करने का प्रयास करेंगे। वैसा कोटा में अभाव नहीं है साहित्यकारों की टीम का, लेकिन एक अभाव मुझे अखरता है, वह है कि जीवन की वास्तविकता को चित्रित करना, जीवन के यथार्थ का चित्रण करना, ये होना चाहिए। ये कम साहित्यकार लिख पा रहे, क्योंकि जाके पेरण फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो मतलब इसके लिए ये है कि वो उस जिस जिंदगी के दौर से गुजरा हो, उसको वैसी अनुभूतियां होती है और अनुभूतियों को शब्दों में चित्रित कर दिया जाता है और काव्य की रचना या किसी भी कृति की रचना हो जाती है। जी। ये थे हमारे साथ शिक्षक, साहित्यकार व समीक्षक चंद्र प्रकाश मेघवाल साहब। मेघवाल साहब गरीबी से निकलकर इस ओहदे तक पहुंचे हैं। इन्होंने संघर्ष देखा, पीड़ाएं देखी, वही इनके काव्य सृजन में शामिल है। इसके अलावा व्यंग्यात्मक भी इन्होंने अपनी व्यंग्य पे भी अपनी लेखनी चलाई। साथ ही इनके शिक्षा कार्यकाल में इन्होंने बच्चों को, गांव के बच्चों को आगे लाने में काफ़ी प्रेरणा दी और स्कूलों की जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए काफ़ी स्कूलों को इन्होंने आदरणीय गौतम साहब सुधारा और आज इनके जो बच्चे अच्छी अच्छी जगह अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसी विभूति हैं चंद्र प्रकाश मेघवाल साहब। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे।
नमस्कार। नमस्कार।